गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने इंग्लिश के बारे में जाना, हमने डिग्री पढ़ी थी। उसके बाद आज का जो हम सेंटेंस, जैसे कि हम जानते हैं सेंटेंस पढ़ चुके हैं, टेंस पढ़ चुके हैं, डिग्री पढ़ चुके हैं और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये पैसिव वॉइस। तो आज ये हमारा पार्ट 1 है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। ये भी लगभग 3 दिन चल सकता है, क्योंकि अभी हम आपको रूल्स बताएंगे। क्योंकि जब अभी सीधे सेंटेंस कराने लगेंगे आपको तो आपको आएंगे नहीं, जाहिर सी बात है ना। क्योंकि अभी जैसे हमने आपको डिग्री पढ़ाई थी, तो डिग्री में हमने आपको रूल्स बताए थे, फिर हमने उसके सेंटेंसेस करवाए थे। इसी प्रकार सबसे पहले हम इसके एक्टिव पैसिव वॉइस के आपको रूल्स करवाएंगे, रूल्स बताएंगे किस हिसाब से इसके रूल्स होते हैं। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें सेंटेंसेस चालू हो जाएंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने पैसिव वॉइस की तरफ, पढ़ते हैं। ये जो पहला हमारा लिखा है, हमने यहाँ पे लिख रखा है, आपके लिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अभी तक हमने जिन वाक्यों का अध्ययन किया है उनमें कर्ता द्वारा कार्य किया जाता था। अभी तक हमने जिन वाक्यों का अध्ययन किया उनमें कर्ता द्वारा कार्य किया जाता था। कर्ता द्वारा कार्य किया जाता था, इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है वह कार ठीक कर रहा है, तो कार तो करते ही वाला किया जाता है ना। मैंने आपको पहले बताया कि एक सेंटेंस में जब कोई एक्शन होता है तो वो वर्ब होती है, करने वाला सब्जेक्ट होता है, जिसका प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर कर्ता, जिसे कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है ना, ही इज रिपेयरिंग द कार, ही इज रिपेयरिंग द कार। तो जो भी तक हम पढ़ते हैं जिसमें कर्ता द्वारा कार्य हो रहा है वो होता है हमारा एक्टिव वॉइस। क्या होता है वो हमारा एक्टिव वॉइस। एक बार फिर से देख लीजिए जरा कि अभी तक हम जिन वाक्यों का अध्ययन किया उनमें कर्ता द्वारा कार्य किया जाता था। कर्ता द्वारा कार्य मतलब कैसे? वह कार्य ठीक कर रहा है। तो ये जो वह है हमारा, ये है कर्ता, मतलब कि ये है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ही इज रिपेयरिंग द कार। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अच्छा, अब जरा दूसरा देख लीजिए, जरा दूसरा देख लीजिए। इसमें लिखा है कार उसके द्वारा ठीक की जा रही है। अब आप कंफ्यूज हो गए, कार उसके द्वारा ठीक की जाए। आप भी सोच रहे होंगे कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आना चाहिए, कर्ता आना चाहिए, सब्जी में होता है कार उसके द्वारा ठीक की जा रही, इसमें कोई सब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा। अब दिख नहीं रहा तो ऐसी बात को हम क्या करते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता नहीं दिखाई देता, इसमें कर्ता कहीं आपको दिख रहा? नहीं दिख रहा। यहाँ भी देखिए हमने इसको बना के रखा, कार उसके द्वारा ठीक की जाए, कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम। अब उसके बाद आप देखिए, यह सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट प्रमुख पाया जाता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट प्रमुख पाया जाता है, वहां पर पैसिव वॉइस बनता है। अच्छा, वहां पर पैसिव वॉइस क्यों बनता है? क्योंकि जहां सब्जेक्ट होता है सबसे पहले वहां एक्टिव वॉइस बन जाता है। लेकिन आप इस सेंटेंस को देखिए, इन सेंटेंस को देखिए आप, यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किया ऑब्जेक्ट से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा यहाँ पे तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट। तो जब ये हमारा एक्टिव वॉइस था तो कर्ता वाला कार्य किया जा रहा था, लेकिन जब पैसिव आया तो ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले है। सबसे पहले क्या आया? ऑब्जेक्ट। तो जब ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, और जहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया वहां पर ही हमारा पैसिव वॉइस होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया तो ऑब्जेक्ट आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हो कि रिपेयरिंग, यहाँ तो रिपेयरिंग था, और यहाँ सर जी ने थर्ड फॉर्म लगा दी रिपेयर्ड, फिर लगा दिया बाय। तो इस तरीके से जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो हमारे पैसिव वॉइस होते हैं। क्या होते हैं? पैसिव वॉइस। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक्टिव और पैसिव में डिफरेंट बताया कि कैसे एक्टिव होते हैं, कैसे पैसिव होते हैं। अभी जब हम इनके रूल्स के बारे में बात करेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा। अब जरा एक चीज देखिए, अब जरा आप एक चीज देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता दिखाई नहीं देता या सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट प्रमुख पाया जाता है वहां पे पैसिव वॉइस होता है। मैंने आपको अभी यही यहाँ पे बताया है। अब हम जरा रूल नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। लिखा है एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करने पर, एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करने पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, वही यहाँ पे लिखा है एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, तथा एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलकर ऑब्जेक्ट बन जाता है। इनका कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, तथा एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो
पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये एक्टिव का सब्जेक्ट है ना, ये यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट की जगह बैठ गया, ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं, और इसका जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे काम कर रहा है। यही होता है इसमें, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। कितना क्लियर? जैसे यहाँ सेंटेंस जी मैंने लिख रखे हैं, इस सेंटेंस में भी समझ लीजिए, ये लिखा आई राइट से लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ इन्होंने क्या किया था, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब, ठीक है भैया, और ये लेटर, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैंने जैसे कि बताया ये हमारा ए का मतलब है एक्टिव, बी का मतलब है पैसिव। तो हमने जैसा कि भी आपको यहाँ बताया कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, ए लेटर, तो हमने सबसे पहले यहाँ ए लेटर लिख दिया, उसके बाद हमने अभी वर्ब लगा दी। अब वर्ब इज क्यों है, अब ये समझ लो कि सर वर्ब इज क्यों है, आगे जब और बढ़ेंगे ना अभी और रूल्स बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इज क्यों है, ये वर्ब सब आएगा अभी। तो ए लेटर इज आया, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। अब इसका जो सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ए लेटर इज रिटन बाय मी, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करने पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, तथा एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलकर ऑब्जेक्ट का काम करता है, वही मैंने आपको यहाँ बताया। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर दूसरे की तरफ। लिख रहे हैं पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त होती है तथा उससे पहले इज एम आर वॉज वर्ब बीइंग का प्रयोग वाक्य में टेंस के अनुसार करें। आप कोई भी एक्टिव वॉइस उठा लीजिए, कोई भी पैसिव वॉइस उठा लीजिए, उसमें आपको वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में मिलेगी। वर्ब कैसे मिलेगी, थर्ड फॉर्म, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। यहाँ भी लिख रखा है पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त होती है, लिखा है, आप देख भी सकते हैं, ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की ये देखिए थर्ड फॉर्म, सॉरी ये नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस था, ये देखिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ भी देखिए आप, यहाँ एक्टिव तो यहाँ पैसिव, ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वही मैंने आपसे कहा कि पैसिव वॉइस से पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, उससे पहले इज एम आर वाज वर्ब बीइंग तथा प्रयोग का प्रयोग वाक्य में टेंस के अनुसार किया जाता है। अब देखिए आप समझ रहे होंगे सर यहाँ पे राइट लिखा था, राइट लिखा था सर, आपने इज लगा दिया, तो इस तरीके के वाक्य है ना, यहाँ भी लिख रखा है कि वाक्य के टेंस के अनुसार, वाक्य के टेंस के अनुसार किया जाता है। तो वाक्य के टेंस के अनुसार किस प्रकार किया जाता है, अभी जब अगले रूप में पढ़ेंगे तो वो लिखेंगे। फिलहाल हमने आपको कुछ हिंट के लिए यहाँ पे इज आर एम वाज वर्ब बीइंग लिख रखा था, अभी जब आगे बढ़ेंगे तब समझेंगे। लिखा है रूल्स नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या लिखा है, पैसिव के सब्जेक्ट, मतलब वही नए सब्जेक्ट पैसिव के सब्जेक्ट, एक्टिव से नया सब्जेक्ट बनेगा पैसिव का, वही चीज कह दिया, पैसिव के सब्जेक्ट नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होती है, ठीक है। अगर मान लो ये हमारा एक्टिव वॉइस लिखा है, अब ये अ लेटर, ये तो सिंगुलर है ना हमारा अ लेटर, अगर यहाँ पे लेटर्स होता या और भी प्लूरल वर्ड दिया होता तो यहाँ पे इज नहीं आर हो जाता, क्या हो जाता, आर हो जाता। अब ये अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर है, कहने का मतलब है अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है पैसिव का तो प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल। अब हम अगले नियमों की ओर चलते हैं। अभी हमारा जो रूल नंबर 4 है इसको देख लीजिए, लिखा है पैसिव में बाई का प्रयोग किया जाता है, पैसिव में बाई का प्रयोग किया जाता है। आप अधिकतर देखते चले आ रहे होंगे, जहां भी मैंने पैसिव बनाया उसके बाद मैंने बाई जरूर लगाया, मैंने वहां बाई जरूर लगाया है, और बाई का प्रयोग वर्ब के बाद तथा ऑब्जेक्ट से पूर्व किया जाता है। अभी तक मैंने जितने भी आपको पैसिव बताए, पिछले जो वीडियोस बता रहा था मैं, उस पर आप देखिएगा जो बाई का यूज है वो वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पूर्व किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है शी इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, शी इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था स्टूडेंट, तो मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ले लिया द सब्जेक्ट्स, अब द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स कैसा प्लूरल, तो आर ले लिया, आर बीइंग हेल्प्ड बाय हर, और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी क्या थी, वर्ब है, इसके बाद यूज हुआ है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसके पहले ये बाई का यूज हुआ है, जैसा कि मैंने ऊपर बनाया था।
उसके बाद हम रूल नंबर 5 को देखते हैं। रूल नंबर 5 को क्या देखते हैं कि पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का कर्ता निम्न प्रकार से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलता है। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है ना, वो कैसे पैसिव वॉइस में अपनी ऑब्जेक्ट फॉर्म बदल देता है। जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो कैसे पैसिव वॉइस में अपना जो ऑब्जेक्ट है वो किस प्रकार बदलता है, देखते हैं। जैसे यहाँ पे सी लिखा था ना मैंने, तो यहाँ पे सी हमारा क्या था, सब्जेक्ट, और जब ये ऑब्जेक्ट बना तो क्या हो गया, हर। इसी प्रकार अगर एक्टिव में सब्जेक्ट आई होगा तो पैसिव में जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी हो जाएगा। अगर ही होगा एक्टिव में सब्जेक्ट और पैसिव में जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम हो जाएगा। अगर एक्टिव में सब्जेक्ट यू है तो पैसिव में जाके भी यू हो जाएगा। इसमें कोई अंतर नहीं रहता। इसमें देखिए, अगर एक्टिव में सब्जेक्ट बी है तो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। अगर पैसिव में सब्जेक्ट सी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हल किया था, तो अगर एक्टिव में सब्जेक्ट डी है तो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट ये बनेगा जाके, तो ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। अगर दे है तो देम हो जाएगा, इट का इट भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो दिया ना, ये एक का मतलब एक्टिव, बी का मतलब पैसिव, एक्टिव पैसिव। अगर ये एक्टिव में सब्जेक्ट है तो इस प्रकार रहेंगे, लेकिन पैसिव में जाके ये हमारे ऑब्जेक्ट बन जाता है तो इस प्रकार हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद रूल नंबर 6 में क्या लिखा है, रूल नंबर हमारे 6 में लिखा है समानता रूप से ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जो अपने सब ऑब्जेक्ट लेते हैं उनका ही पैसिव बनता है। समानता रूप से क्या होता है कि जो हमारी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको पढ़ाई है। अगर आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में नहीं पता है तो हमारी जो वर्ब की वीडियो है उस पर जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं, अपने वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि गाइस अगर आपका वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पैसिव आपके समझ में नहीं आएंगे। इसलिए अगर आपको वर्ब नहीं आती सही से तो आप हमारे वर्ब का वीडियो देख लीजिए। उसके बाद इसमें देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है तो ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है उनका ही पैसिव बनता है। जैसे यहाँ पे लिखा है दे लाफ्ड, ये हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया गया। अगर इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया गया है तो यहाँ इसका नहीं बन सकता। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका एक पैसिव बन जाएगा, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है और उस इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई प्रीपोजिशन आई है तो जाहिर सी बात है अगर प्रीपोजिशन आएगी तो उसके बाद कोई नाउन जरूर आएगा। प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन जरूर आएगा, और अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आ जाएगा तो उसका हम पैसिव बना सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये भी हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब है, दे लाफ्ड एट द टीचर। यहाँ पे देखिए मैंने कहा था प्रीपोजिशन आएगी, यहाँ पे लिखा दे लाफ्ड एट द टीचर, तो इसका पैसिव इस प्रकार बना दिया जाएगा कि द टीचर वॉज, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, द टीचर वॉज लव्ड बाय हिम, लव्ड एट बाय हिम। वैसे तो ट्रांजिटिव का ही पैसिव बनता है, लेकिन अगर इंट्रांजिटिव वर्ब में ऐड करके इस तरीके से सेंटेंस आ जाते हैं तो उसका भी पैसिव बना सकते हैं। अभी हमारा रूल नंबर 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इससे ही पता चलेगा कि टेंस के हिसाब से वर्ब कैसे बदल जाती है। अभी पता चलेगा आपको। सबसे पहले एक चीज देखिए यहाँ पे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नंबर 1, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नंबर 2, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नंबर 3 एवं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नंबर 4 का पैसिव नहीं बनता है। एक बार फिर से सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एवं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। 12 सेंटेंस होते हैं ना, 12 टेंस होते हैं ना टोटल मिला के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के तीनों मिला के 12 टेंस होगा ना। 12 में से सिर्फ 8 टेंस का ही पैसिव बनता है, 8 टेंस का ही पैसिव बनता है। इन 4 का नहीं बनता, जिसको हमने लिख दिया ऊपर, ध्यान से देख लीजिएगा। आप देखिए वर्ब किस हिसाब से बदलती है, वर्ब किस हिसाब से बदलती है। जैसे यहाँ पे लिखा है टेंस, टेंस लिखा है यहाँ पे सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप वही समझ लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज। वो तो डू या डज क्या होता है वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तब बताएंगे। अभी तो हम ये सिंपल वाले पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी यही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है अधिकतर। अब बताएं अधिकतर की यही होती है। जैसे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में हम एस या एस का प्रयोग लगाते हैं, एस एस, एक वचनकर्ता के साथ एस एस का प्रयोग किया जाता तथा बहुवचनकर्ता के साथ एस एस का प्रयोग नहीं किया जाता। इसीलिए हमने आप राइट एक मैंने वर्ड ले लिया है आपको एस एस दर्शाने के लिए। इसमें एस एस नहीं लगा है, इसमें एस लगा है, तो राइट ये बहुवचन के लिए, एक वचन के लिए एस एस लगा, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से बात आए और उसको हम पैसिव में बदलेंगे तो इज
एम आर तथा क्रिया की तीसरी अवस्था का यूज होगा। तो क्या लगेगा, इज एम आर तथा क्रिया की तीसरी अवस्था का यूज होगा। मैं आपको इसका एक सेंटेंस समझा देता हूं, जैसे कि सेंटेंस लिखा है, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। और अभी मैंने आपसे कहा था कि पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और यहाँ राइट्स लिखा है, यहाँ राइट्स लिखा है। अब अ लेटर भी हमारा बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट। तो अ लेटर, अब हमें हेल्पिंग वर्ब में क्या लेनी थी, ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है हमारा, आप देख सकते हैं राइट या राइट से लिखा है, या कुछ भी हो सकता है, आई स्पीक्स या आई रीड्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी वर्ड जिसको राइट को से लिख दिया मैंने, जैसे का प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट का लिखा है, ही राइट्स अ लेटर। जैसे यहाँ पे लिखा है ही राइट्स अ लेटर, अभी एक वचनकर्ता के साथ ऐसे इसका प्रयोग किया था, बहुवचनकर्ता के साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया था। ये जब हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया था वो अच्छे से समझाएगा। यहाँ पे लेंगे ही राइट्स अ लेटर सब्जेक्ट हो गया। अब राइट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, अ लेटर एक बचा है तो इज लेंगे ना, तो इज द लेटर इज। अब वर्ब उठाएंगे अपनी रिटन, तो राइट्स का क्या हो जाएगा, रिटन तीसरी अवस्था में बदल जाएगा, इज रिटन, रिटन बाय। मैंने कहा था बाय का यूज होता है वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, मैंने क्या बताया था, रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। इस तरीके से सेंटेंस परिवर्तन होगा। अब सिंपल पास्ट में देखिए क्या होता है, जैसे सिंपल पास्ट से पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया, तो पास्ट इंडेफिनिट की हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब सब लोग जानते हैं कि क्या होती है, क्या होती है, सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, हमारी ता था थी सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए मैंने रोट लिखा है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म यहाँ मैंने आपको दर्शाई है। जब रोट आएगी तो उसके साथ हम रोट आएगी इस प्रकार की आएगी, तो हम उसके साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज करेंगे, और उसके बाद रिटन मतलब तीसरी अवस्था का यूज करेंगे। पैसिव आप देख सकते हैं नीचे तक मैंने जितने बताया है सब में जो वर्ब हमारी लगेगी वो तीसरी फॉर्म ही मतलब थर्ड फॉर्म ही लगेगी। उसके बाद सिंपल फ्यूचर की बात कर लेंगे, सिंपल जो है फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, जरा बताइए, शैल और विल होती है, और पहली अवस्था का यूज होता है, क्रिया की पहली अवस्था का यूज होता है, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, विल का, जैसे शैल विल का प्रयोग करते हैं वैसे ही करेंगे, बस उसके बाद क्या करेंगे, बी लगा देंगे। पैसिव बनाते समय शैल विल का प्रयोग करेंगे, उसके साथ क्या लगा देंगे, बी। आगे शैल बी विल बी का प्रयोग करेंगे, मतलब क्रिया की तीसरी अवस्था यानी रिटन, यही मैं दर्शाने के लिए लिखा है यहाँ भी। अगला लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जी आपने यहाँ भी बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इज आर एम करना, यहाँ तो इज आर एम पहले से ही है, तो घबराना नहीं है। एच आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म लगी है ना, V1 प्लस वर्ब की फॉर्म पर आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगी है, आप यहाँ देख सकते हैं इज आर एम का ही यूज करना, लेकिन इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, फिर से देखिए इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इस तरीके से लिखना है और क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करना है। उसके बाद जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या लिखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी, तो यहाँ भी आप वही करेंगे, वाज वर्ब और वाज बीइंग, वर्ब बीइंग, मतलब वाज जब कॉन्टिन्यूअस में टेंस होगा तो वाज बीइंग और वर्ब बीइंग का प्रयोग करेंगे और क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, हैज हैव और हैज बीन और हैव बीन, मतलब हैज बीन का और हैव बीन का प्रयोग करेंगे जब हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे और क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड और क्रिया की तीसरी अवस्था। अब पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड होती है और क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ क्या होगा कि हम हैड के साथ बीन लगा देंगे, सिर्फ हैड के साथ बीन लगा देंगे और क्रिया की तीसरी अवस्था लगा देंगे, बस। उसके बाद ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल, हैव, विल, शैल, हैव, विल, हैव और शैल हैव होती है और क्रिया की तीसरी अवस्था होती है। तो इसके साथ हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन, क्या प्रयोग करेंगे कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन और तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। ये रूल्स आप बड़े ही ढंग से पढ़ लीजिएगा, बड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब हम अगले जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम अपने इस रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद जो अगले सेंटेंस आते हैं वो पढ़ेंगे। तो ये रूल्स जो पिछले रूल्स पढ़ाए हैं अभी आपके बहुत काम आने वाले हैं। पैसे अगर ये रूल्स आपने पढ़ लिए, रटना नहीं है, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर ये रूल्स आपने बहुत अच्छे से समझ लिए तो आपको पैसे में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कि हमारा पार्ट 1 था और अगला जो आएगा हमारा पार्ट 2। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नहीं आती है तो वीडियो को बार बार देखिए, या कोई कमी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे बताएं। आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।